ने डेटा कलेक्ट कर लिया, एग्जामिनिंग हो गई, वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस। राइट टूल। राइट टूल क्या होता है कि जो कि वैलिड हो और रिलायबल हो। हम अगर डेटा कलेक्ट करते हैं किसी क्वेश्चनर के थ्रू, तो जब हम क्वेश्चनर किसी का बना बनाया उठाते हैं तो इसका मतलब है वैलिडेशन उसकी ऑलरेडी हुई हुई है। लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चनर खुद डेवलप करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो उसकी वैलिडेशन करवानी होती है किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से कि जो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट का माहिर हो जिसके ऊपर आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। उसको आप दिखाते हैं, उससे कहते हैं कि जी ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, मैं ये डेटा इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो डू यू रियली थिंक उसको, या कहेगा ठीक है, या वो उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट कर देगा, तो उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे आप। इसका मतलब है कि वो वैलिडेट हो गया। अभी वो रिलायबल है या नहीं है, उसके लिए पायलट टेस्टिंग होती है, और पायलट टेस्टिंग करके जो डेटा है उसके ऊपर क्रॉन बैच अल्फा लगाते हैं। अगर 0.75 से रिजल्ट ऊपर निकलता है तो उसका मतलब है रिलायबल, अगर 0.75 से नीचे है तो उसका मतलब है रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी किस तरह चेक करते हैं डेटा की, वो दिस इज द प्रोसीजर जिसमें चेक की जा सकती है। Triangulation in research makes it reliable and valid. So once the data from multiple sources has been gathered and is organized in the form of easy to interpret. Triangulation का मतलब है, ट्राई का मतलब थ्री। देयर शुड बी थ्री डेटा सोर्सेस। एक डेटा सोर्स मेरे पास आ गया, मैं किसी के साथ डिस्कशन करता हूँ, डिस्कस करके आ गया। दूसरा डेटा सोर्स दूसरा डेटा सोर्स मेरे पास क्वेश्चनियर में बनाता हूँ और उसमें जवाब दे देता हूँ। तीसरा डेटा सोर्स मेरे पास ऑब्जर्वेशन में करवाता हूँ किसी से पीछे क्लास में बिठवा बिठवा के, तो वो चेकलिस्ट मुझे दे देता है। तो उसका मतलब है ये तीन डेटा सोर्सेज आ गए। अभी तीन डेटा सोर्सेज से सेम क्वेश्चंस को मैं वेरीफाई करूंगा, तो अगर जवाबात वही निकलते हैं तमाम सोर्सेज से, इसका मतलब है कि आपका डेटा वैलिड एंड रिलायबल। थर्ड स्टेप इज टू एनालाइज क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। आप मैनुअली भी कर सकते हैं क्वालिटेटिव, और सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए हम एनवीवो यूज कर सकते हैं, हम क्यूडीए यूज कर सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, हम एटलस टीए यूज कर सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के यूज किए जाते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की जब हम बात करें तो हम एसपीएसएस इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर हैं इसके लिए क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैनुअली परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, या मैनुअली हम स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज लगा के भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव जो है उसके थीम सब थीम्स हम मैनुअली निकाल के भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आपने स्पेसिफाई करनी है कि कौन सी इंटरप्रिटेशन टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है। मोमल, आप गेस्ट हैं, यू आर नॉट ऑफिशियल, यू आर नॉट फ्रॉम ऑफिशियल अकाउंट, आप अपने नाम से साइन इन हुई हैं। जब आप यूनिवर्सिटी अकाउंट से साइन इन करती हैं तो फिर आपने अपना नाम नहीं देना होता वहां पर। ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी अकाउंट जो है वो आपका नाम पिक कर लेता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने आपको नाम असाइन किया हुआ होता है, तो वहां से आती है। अभी जब डेटा हमारे पास आ गया, हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया, तो अभी आपने रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट का मतलब आपने सोल्यूशन निकालना है। वंस द प्रॉब्लम एंड इट्स रेलेवेंट डेटा इज एनालाइज्ड, द रिसर्चर रिफ्लेक्ट्स विद द लेंस ऑफ उसका पर्सनल एक्सपीरियंस। एक्सपर्ट्स के साथ वो कंसल्ट करता है और लिटरेचर को देखता है पुराने को कि क्या चीजें सामने हैं। जब उसने रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्ट करके वो एक्शन प्लान बनाता है। तो एक्शन प्लान क्या है? नो, इट इज द टाइम टू हैव अ एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, जो एक दिन का, एक हफ्ते का, ये एक महीने का हो सकता है। इससे ज्यादा एक्शन रिसर्च नहीं चलती। एक्शन रिसर्च की लिमिटेशन इतनी होती है, ये छोटी सी रिसर्च होती है। अभी खाली प्लान नहीं बनाना। जब प्लान बना लिया, उस प्लान को आपने इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके उसको दोबारा एवेलुएट करना है। जब दोबारा एवेलुएट करेंगे तो आपके पास फिर ऑब्जर्वेशंस आएंगी, उन ऑब्जर्वेशंस को incorporate करके आप दोबारा रिपीट करेंगे उसको। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा इम्प्लीमेंट करते हैं।
सक्सेस या फेलियर दोनों सूरतों में दोबारा डेटा इकट्ठा करें और सक्सेस के रीजंस एंड फेलियर के रीजंस जो हैं उनको रिकॉर्ड करें, अमेंड करें और दोबारा इम्प्लीमेंट करें प्लान को। इंश्योरेंस थ्योरी, इट्स अ साइकिल। रिफ्लेक्ट, दोबारा प्लान किया, फिर एक्शन किया, फिर ऑब्जर्व किया, फिर रिफ्लेक्ट, फिर प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर रिफ्लेक्ट। और ये प्रोसेस एंड प्रोसीजर जो है ये चलता रहता है। टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च कौन सी होती हैं? साइंटिफिक एक्शन रिसर्च एक खास प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं। गोल ऑफ रिसर्चर इज टू अप्रोच टू अ टेस्ट पर्टिकुलर इंटरवेंशन। किसी एक खास इंटरवेंशन की बात करें, कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ऑलरेडी थ्योरी मौजूद है, उसको हमने टेस्ट करना है, तो किसी प्रैक्टिशनर को आप बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी असिस्टेंट को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं बीच में, या एज अ फैसिलिटेटर जो आपकी हेल्प कर सकता है इन कैरिंग आउट दैट प्रॉब्लम, इन कैरिंग आउट दैट रिसर्च एंड ascertaining the solution। रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, प्रैक्टिशनर के साथ डिस्कस करता है इंटरवेंशन को और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है। कम्युनिकेशन फ्लो विद इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज प्राइमरीली बिटवीन, वो जो बंदा काम करवा रहा होता है और जो बंदा काम कर रहा होता है, इन दोनों के दरमियान होता है। इसको हम साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। Deliberate action research, as per McKinnon, the practical model of action research trades off some measurements and controlled for human interpretation. Inter Interactive communication, deliberation, negotiation and detailed description किसी चीज की जो है वो बयान की जाती है। Limitations हैं, because आप किसी को छोड़ नहीं सकते। जब भी हम बात करते हैं कि हमने कोई काम करना है, तो मेरी अपनी भी लिमिटेशंस होती हैं और क्लास जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं कि इतना वो चीज़ें बियर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, या इतना काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखना चाहिए। इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करना इसका एम है। प्रोफेशनलिज्म डेवलप करती है। पर्सनल जजमेंट डिसीजन जो हैं आपके, उनको आप यूज़ कर सकते हैं इसको सोल्यूशन में। प्रैक्टिस का मतलब है एक रिवायत चली आ रही है कि किस तरीके से टीचर्स जो हैं वो चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। इनहांसमेंट अप्रोच, टू इंक्रीज क्लोजनेस बिटवीन द एक्चुअल प्रॉब्लम और उसकी जो रेजोल्यूशन है उसके दरमियान। प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी मदद करना कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उनको उसके जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो चीज़ें हैं उनको सामने लेके आएं और उनको हल करने की कोशिश करें। डू नॉट फॉरगेट, एक चीज को भूलना नहीं है कभी भी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग लाइक एनी अदर प्रोफेशन इज द नीड ऑफ टाइम। हम टीचर हैं, प्रॉब्लम्स हमारे रोजमर्रा रूटीन में आती हैं, तो उनको नेग्लेक्ट करना इज नॉट द सोल्यूशन। टेक अप दोज प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व देम। और उसके लिए आप अपने लिए आसानियां पैदा, न सिर्फ आप अपने लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, बट आप अगले आने वाले लोगों के लिए भी आसानियां पैदा कर रहे हैं, जिससे उस क्लास, उस स्कूल, उस कम्युनिटी का फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सकता है। और अपने आप से ये सवाल जरूर पूछते रहें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, चीज को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरा क्यों है कंसर्न इसके बारे में, मैं इसे क्यों इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कौन मेरी मदद कर सकता है इसमें, मुझे कैसे पता चलेगा कि चीजें इम्प्रूव हो गई हैं। ये वो सवालात हैं जो कि अपने आप से आपको पूछते रहने चाहिए। मुझसे कई दफा जब लोग पूछते हैं कि तुम टीचिंग प्रोफेशन में कहाँ से आ गए, तुम्हारा तो लेना देना ही इससे कोई नहीं है, तो उसका जवाब जो है वो ये होता है कि आई एम नॉट हेयर फॉर द अर्निंग। अगर आप अर्निंग की बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन प्रॉब्लम करने का।